Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic of presentation is basic principle of NMR spectroscopy. Basic principle of NMR spectroscopy. अगर हम इसको स्टडी करें तो हम इसमें देखते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल बाय recording the interaction of electromagnetic radiation radio frequency with the nuclei of molecule placed in strong electromagnetic field. आपके पास ये जो हम स्पेक्ट्रा देखते हैं NMR के, इसमें ये होता है कि आप जब सैंपल उसके अंदर रखते हैं तो उसके साथ इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एनालिटिकल टूल फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट. The research in the lab has been significantly improved with the aid of NMR spectroscopy. Not only it can provide information on the structure of molecule, it can also determine the contents and purity of the sample. ये जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ना सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के बाद इंफॉर्मेशन देती है बल्कि आपको किसी भी सैंपल की जो प्योरिटी होती है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रही होती है. प्रोटॉन NMR is one of the most widely used NMR method by the organic chemist. और ये जो स्पेशली इस्तेमाल होता है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल होता है, जितने भी आपके पास होते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. The proton present in the molecule will behave differently depending upon the surrounding chemical environment, making it possible to elucidate their structure. कि जितने भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रोटॉन होते हैं उनके साथ कार्बन के साथ जो प्रोटॉन लगे होते हैं उन प्रोटॉन की तादाद और उसके साथ जो उनका इन्वायरमेंट होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करती है. इसके अगर बेसिक प्रिंसिपल अगर हम स्टार्ट में देखें तो जब ये मॉलिक्यूल जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो हम इस अगर स्लाइड में देखें तो ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ईच न्यूक्लियाई इज़ एनर्जेटिकली डीजेनरेट. कि जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियाई दिखाए गए हैं, इसमें जो है ना एरो से दिखाए गए हैं, तो ये जो है ना इनके डिफरेंट डायरेक्शन है. जब इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, दूसरी स्लाइड में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन विद लो एनर्जी एंड अगेंस्ट हाई एनर्जी. तो ये जब इसके ऊपर अप्लाई की जाती है तो ये पहले रेंडमली अरेंजमेंट इनकी थी, और जब इन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है तो ये एक जो है ना उसमें आ गए, एक तरतीब में अलाइन हो गए हैं, कुछ एंटी अलाइंड हो गए हैं आपके पास. और एनर्जी लेवल फॉर न्यूक्लियस विद स्पिन क्वांटम नंबर अगर हम इसका देखें तो ये आपके पास क्या है, नो फील्ड. यहाँ पे आपको एरो जो दिखाया गया है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जब इस पे एनर्जी अप्लाइड की गई है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये दो ग्रुप्स में जो डिवाइड हो गया है. इनका जो है ना कुछ निकुलाई के अल्फ़ा स्पिन है जिसको जो +1/2 के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, और ये बीटा स्पिन है -1/2. ये अल्फ़ा स्पिन लोअर एनर्जी है, जबकि बीटा स्पिन आपके पास क्या होता है, हायर एनर्जी में होता है. सेकंड अगर देखें तो इसमें हम देखते हैं कि 2 एनर्जी स्टेट जो है ना बन जाती है जब इसको जो है ना किसी भी स्पिनिंग न्यूक्लियाई जो होता है उस पर जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसकी 2 स्पिन स्टेट हो जाती है, एक अल्फा स्पिन स्टेट हो जाती है और एक बीटा स्पिन स्टेट हो जाती है. द सिंपलेस्ट NMR एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट सच दैट सैंपल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. सबसे पहले ये जो सैंपल होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं, द सैंपल इज इरेडिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम बम्बार करते हैं. द सैंपल एब्जॉर्ब the energy as nuclear spin are excited from the lower energy spin state +1/2 to higher energy state -1/2. अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि ये जो है ना प्लस जो है ना लोअर एनर्जी स्टेट है और ये हायर एनर्जी स्टेट -1/2 की तरफ ये जो है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल जो है ना लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ चले जाते हैं, जिसको कॉमनली हम कहते हैं कि ये मूव कर रहा है फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट टू बीटा स्पिन स्टेट. और ये जो आपको दिखाया गया चेंज इन एनर्जी आपको दिखाया गया है. द प्रोसेस ऑफ हैविंग द न्यूक्लियर स्पिन चेंजेस फ्रॉम +1/2 टू -1/2 थ्रू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस. और ये जो फिनोमिना है जिसमें ये जो है ना लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडियो वेव्स, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। चूँकि ये मॉलिक्यूल आपस में रेजोनेंस में आ जाती हैं, इस वजह से इस फिनोमिना को हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और यहाँ पे एनर्जी लेवल भी इन दो के जो है ना दिखाए गए हैं। द न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। अगर हम इसको देखें तो ये जो न्यूक्लियाई आपको दिखाया गया है यहाँ पर नो फील्ड, इस पर कोई जो है ना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड मैनी हैव स्पिन दैट कॉजेज देम टू बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट। अगर ये मॉलिक्यूल का अगर हम देखें ना, जिस तरह हम कहते हैं कि आपके न्यूक्लियस सेंटर में जो है ना किसी भी मॉलिक्यूल का एटम होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है ना आउटसाइड जो है ना रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी उसी तरीके से स्पिन कर रहा होता है। और जब ये न्यूक्लियस स्पिन करता है तो यहाँ पे एक टाइनी मैग्नेट पैदा हो जाता है। और जब इस मैग्नेट पे जब हम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो है ना लोअर एनर्जी स्पिन से हायर एनर्जी स्पिन की तरफ मूव कर जाता है। कुछ जो है ना अलाइंड हो जाते हैं और कुछ जो है न्यूक्लियाई हैं वो एंटी अलाइंड रहते हैं। अगर इसको देखें इस पिक्चर में, ए न्यूक्लियस विद स्पिन एट हायर एनर्जी डी जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके पास बीटा स्पिन स्टेट होता है, जो हायर एनर्जी होता है, ये अपोजिट होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम दिखा रहे होते हैं। और ये आपके जो नीचे एक आपको मॉलिक्यूल दिखाएगी, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें स्पिन, ए न्यूक्लियस स्पिन एट लोअर एनर्जी जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये पैदा कर रहा होता है। तो ये जो एनर्जी दरमियान में दिखाया गया ये आपके पास क्या है, एनर्जी गैप कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये दोनों के दरमियान क्या है, एनर्जी गैप एक दिखाया गया है आपको। और ये जो है ना आपके पास एक्सटर्नल फील्ड है जो यहाँ अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट की तरफ जा रही है। जो ये मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियाई होते हैं, जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, फ्लिप हो जाते हैं फ्रॉम अल्फा स्पिन स्टेट टुवर्ड्स बीटा स्पिन स्टेट। लार्मर फ्रिक्वेंसी, अगर हम लार्मर फ्रिक्वेंसी को देखें तो जब ये न्यूक्लियाई मूव कर रहे होते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि एक फील्ड पैदा हो रही है जिसको हम कहते हैं व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्पिनिंग मॉलिक्यूल। जहाँ पे अगर आप देखें तो एक मॉलिक्यूल भी दिखाया गया है जो स्पिन कर रहा है। ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है, ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, दैट इज स्पिनिंग न्यूक्लियस। When external magnetic field is applied on spinning molecule, spinning nucleus produce axis of the spin around the axis of applied magnetic field. तो ये आपके पास अगर दिखाएं तो ये आपके पास applied magnetic field है जिसको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। और जब ये घूम रहा होता है, स्पिनिंग न्यूक्लियस घूमता है तो ये अपने इर्द गिर्द एक एरो प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला एरो, स्पिन अराउंड द एक्सिस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम प्रेसिजनल ऑर्बिट भी कहते हैं। एंड प्रोड्यूस ए गैरोस्कोपिक मोशन। ये आपके पास क्या है, गैरोस्कोपिक मोशन है जब आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना सर्कल के गिर्द घूमता है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड प्रिसीजन। वाइल द फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी। और ये जो न्यूक्लियाई की फ्रिक्वेंसी है इसको हम नाम दे सकते हैं कि दैट इज कॉल्ड प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी और लार्मर फ्रिक्वेंसी। अगर मैथमेटिकली देखें तो विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये फ्रिक्वेंसी। ये आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है। इस अगर इक्वेशन को हम देखें तो ये आपके पास क्या है, प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी। ये म्यू जो है आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, बीटा एन न्यूक्लियर मैग्नेटिक कॉन्स्टेंट, एच नॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर देखें तो जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एच आपके पास प्लॉन्क्स कांस्टेंट है एंड आई इज स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द न्यूक्लियस आपको दिखाया गया है। और ये इसी तरीके से जो है ना आपके पास ये जो ऑर्बिट बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिसीजनल ऑर्बिट एंड द फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस बाय द दिस स्पिनिंग न्यूक्लियर इज कॉल्ड प्रिसीजनल फ्रिक्वेंसी, लार्मर फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें इसको तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रही होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो सैंपल होता है
प्लेस द सैंपल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि ये जो आपके पास NMR होता है, NMR के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सैंपल को इन करते हैं, एक्साइट द न्यूक्लियाई सैंपल इनटू न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस with the help of radio waves to produce NMR signal. सेकेंड जो आपके पास स्टेप होता है, सैंपल को हम बम्बार करते हैं with the help of radio wave to produce NMR signal, ताकि NMR signal जनरेट किए जा सकें. थर्ड स्टेप क्या होते हैं, the NMR signals are detected with sensitive radio receiver, और ये जो सिग्नल बनते हैं आपके पास NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, दीज आर डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव रेडियो रिसीवर, इसके लिए रेडियो रिसीवर होता है, और ये सारी डिटेल हम NMR इंस्ट्रूमेंटेशन में भी हम डिटेल में देखेंगे. द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल इज चेंज बाय इंट्रामॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट, और ये जो मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी होती है ये भी चेंज होती रहती है इसमें. दिस गिव डिटेल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और ये इसके जो सिग्नल होते हैं हमें इसके इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसके प्रोटॉन होते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट होता है, सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है. न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए कंक्लूसिव मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और मोस्टली ये जो है ना आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में, आइडेंटिफिकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं. This method provides detail of the reaction state, ये आपको रिएक्शन जो आपके पास हो रहा है किस स्टेट में है, स्ट्रक्चर केमिकल इन्वायरमेंट एंड डायनामिक्स ऑफ मॉलिक्यूल के, ये आपकी जो है ना ड्यूरिंग रिएक्शन भी आपको बताता है कि रिएक्शन की कौन सी स्टेट है, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उसके प्रोटॉन के इन्वायरमेंट कैसा है, डायनामिक्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है ना NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ही हमें प्रोवाइड करती है. NMR सिंपल प्रिपरेशन, कि जब NMR का जो पहला स्टेप होता है उसमें हम देखते हैं कि NMR के लिए हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं. फर्स्ट फॉर अगर हम देखें कि हम कैसे इसकी स्टार्टिंग लेंगे, कैसे हम एक सैंपल को जो है ना प्रिपेयर करेंगे कि ये मॉलिक्यूल जो है ना हम NMR के अंदर पुट कर सकें. फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल, अगर आपके पास छोटे मॉलिक्यूल हैं जस्ट लाइक लेस देन 100,000 ग्राम पर मोल, टिपिकल प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा रिक्वायर्स 5 to 25 mg ऑफ मटेरियल. अगर हमारे पास छोटे मॉलिक्यूल होते हैं तो उनको जो है ना हमारे पास जो हमें सैंपल चाहिए होता है वो 5 से 25 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है. टिपिकल C13 स्पेक्ट्रा रिक्वायर्ड 50 to 100 mg ऑफ मटेरियल, जबकि C13 जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें हमें ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है, ज़्यादा सैंपल रिक्वायर्ड होता है, ऑलमोस्ट 50 to 100 milligram of material. This amount of material will allow you to obtain a proton spectrum in few minutes. अगर आपके पास सैंपल की ये अमाउंट है तो ये स्पेक्ट्रा आपके पास few minutes में आ जाता है. एंड for C13 स्पेक्ट्रा in 20 to 60 minutes, अगर ये आपके पास अमाउंट है तो आपके पास C13 जो स्पेक्ट्रा की टाइमिंग होती है वो 20 to just 60 minutes आपके पास सैंपल आ जाता है. When amount of material is doubled, the resultant signal will be doubled. अगर आपके पास सैंपल की अमाउंट, उसकी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास सिग्नल भी अच्छे आएंगे और उसकी जो है ना वो भी डबल हो जाएंगे, सिग्नल की जो एक्यूरेसी है वो डबल हो जाएगी. फॉर लार्जर मालिक्यूल, अगर हम लार्जर मालिक्यूल की बात करते हैं जस्ट लाइक एंड पॉलीमर्स, द अमाउंट ऑफ मटेरियल में नीड टू बी सिग्निफाइंग ग्रेटर. जो आपके पास बड़े मालिक्यूल होते हैं उसके लिए आपको डेफिनेटली ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है. Deuterated solvent in which proton NMR proton atoms hydrogen atom are replaced with deuterated और 2H atoms are typically used. इसमें जो आप सैंपल यूज़ करते हैं आम नॉर्मल जो हम डिफरेंट किस्म की मास स्पेक्ट्रोमेट्री में या IR में यूज़ करते थे वो सैंपल इस्तेमाल नहीं होते. इसमें ऐसे हम सैंपल इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो आपका जो प्रोटॉन होता है सैंपल का उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद ड्यूट्रियम. और सेकंड जो इसमें यूज़ होता है इंटरनल स्टैंडर्ड सच एज TMS टेट्रा मिथाइल साइलेन. इसके अंदर इंटरनल स्टैंडर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है TMS इस्तेमाल किया जाता है. और सेकंड वन जो आपके पास है TSP ट्राई मिथाइल सिलाइल प्रोपेनोइक एसिड फॉर इक्वस सॉल्वेंट. अगर आपके पास इक्वस सॉल्वेंट है और दे विल गिव यू एन एग्जैक्ट NMR रेफरेंस, और ये आपको एग्जैक्ट NMR रेफरेंस भी दे रहे होते हैं. जैसे TMS है, चूँकि इसके अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, इस वजह से आपको जो है ना ये अच्छी रीडिंग दे रहे होते हैं. एग्जैक्ट NMR रेफरेंस इस्तेमाल किए जाते हैं. जस्ट 80 ड्रॉप ऑफ TMS
to 5 to 10 ml of deuterated solvent that can be used for several sample. ओ टी एम एस जो है ना इसकी बहुत कम ही अमाउंट जो है ना इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि आपको बताया गया कि ए ड्रॉप ऑफ टी एम एस टू 5 to 10 ml of deuterated solvent. जो आप सॉल्वेंट है उसमें चंद एक ड्रॉप इसके डाल दें टी एम एस के. सम सैंपल मस्ट बी डिगैस्ड टू रिमूव ऑक्सीजन. कुछ सैंपल ऐसे भी होते हैं कि उसको जो है ना सॉल्वेंट को डिगैस करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं इसमें से निकल जाएं. बिकॉज ऑक्सीजन कैन बी पैरामैग्नेटिक. ऑक्सीजन आपने ऑलरेडी स्टडी किया है, पैरामैग्नेटिक होती हैं एंड बर्डन लाइन शेप और इंटरफेयर विद द मेजरमेंट. और ये चूँकि उसमें जो है ना लाइन शेप जो स्पेक्ट्रा आपके पास बन जाते हैं उसमें लाइनें भी क्रिएट कर सकती है, उसके अंदर नॉइज़ भी क्रिएट कर सकती है. और इंटरफेयर विद द मेजरमेंट, इंटरफेयर विद द सिग्नल, कि जो आपके NMR के सिग्नल आ रहे हैं उनके साथ इंटरफेयर कर सकती है. तो ये समटाइम जो जिन मालिक्यूल्स के साथ, जिन मालिक्यूल में ऑक्सीजन सैम्पल्स में होती है तो उसको सबसे पहले उसको डिगैस किया जाता है. NMR सॉल्वेंट. अगर हम NMR सॉल्वेंट की तरफ आएँ तो हम डिफरेंट किस्म के जो है ना NMR सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं. और ये सारे के सारे जितने भी सॉल्वेंट होते हैं ये ड्यूटेटेड सॉल्वेंट होते हैं. NMR samples are prepared and run in 5 mm glass NMR tubes. इनकी जो ग्लास ट्यूब्स बनाई जाती हैं बहुत ही फाइन किस्म की होती हैं. उनकी जो होती है 5 mm ग्लास ट्यूब की बनी होती है. एंड डू नॉट, इस ट्यूब को अगर हम देखें तो डू नॉट फिल द ट्यूब फुल ऑफ सॉल्वेंट. इसको जो है ना फिल भी नहीं किया जाता, बल्कि इसको हाफ या इससे भी नीचे अगर फिल हो तो ये बेस्ट रिजल्ट देती है आपको. यूज़ ए स्मॉल वाइल टू डिज़ॉल्व द सैंपल एंड ट्रांसफ़र इट टू NMR ट्यूब. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो स्टेप होता है कि आप जो सैंपल लेते हैं उसको सबसे पहले आप वाइल में डिज़ॉल्व कर लें, स्मॉल वाइल में. और जब ये फुली जो है ना ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाए उस सॉल्यूशन को आप NMR ट्यूब में जो है ना फिल कर दें और उसके बाद NMR के अंदर लोड कर लें. फॉलोइंग NMR सैम्पल्स आर यूज्ड. और जितने भी नीचे सैंपल मैंने मेंशन किए हैं, सॉल्वेंट दिखाए हैं, ये सारे के सारे ड्यूट्रेटेड हैं. जैसे एसीटोन ड्यूट्रेटेड क्लोरोफॉर्म, ड्यूट्रेटेड नाइट्रोमीथेन, ड्यूट्रेटेड पैराडीन and deuterated tetrahydrofuran and deuterated toluene. All these samples are used in NMR solvent to determine the different sample. Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.